गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स हैं, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बेसिक्स है, इसकी क्लास ले रहे हैं हम। हमारी एक रिवीजन क्लास है ये, और इसमें हम जो कर रहे हैं कि अब तक हमने जो पढ़ा है एक बार वापस से उसको रिवाइज कर लिया जाए, ताकि बहुत आसानी से हम अब तक जो पढ़ा है उसको रिकॉल कर सकें, रिकैप कर सकें। आप भूलें नहीं उस चीज़ को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो, जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको रखना है। तो उसके लिए आज ये एक थ्योरेटिकल क्लास जो हमारी है, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा, जो हमने पढ़ा स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, इसका एक रिवीजन वापस से आज पूरे चैप्टर का मैं ले रहा हूँ। तो सबसे पहले जो इस स्टडी नोट में दिखाया है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, कि आखिर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहली बात आती है कि स्टैटिस्टिक्स है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किससे रिलेटेड है। तो यूँ कहें, वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस। क्या वर्ड है? स्टेटस। स्टेटस वर्ड है, इससे डेराइव हुआ है। आखिर ये स्टेटस वर्ड जो हुआ है, डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इट हैज ऑल्सो इट्स रूट्स ईदर टू द इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टा वर्ड भी हो सकता है, स्टैटिस्टा वर्ड जो एक इटालियन वर्ड है, या जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ईच वन ऑफ विच मीन्स अ पॉलिटिकल स्टेट। तो अलग अलग लैंग्वेजेस में एक ही चीज को दिखाया गया, स्टेटस, स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टिक। तो इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा या जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, यहां से शुरू हुआ ये। फॉर सेवरल डिकेड्स वर्ड स्टैटिस्टिक्स वाज एसोसिएटेड विद सोली डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डिस्प्ले ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो भी फैक्ट्स हैं उनको फिगर्स की फॉर्म में डिस्प्ले करना, दैट वाज एसोसिएटेड विद स्टैटिस्टिक्स pertaining to economic, demographic and political situations prevailing in a country। तो कहीं भी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए स्टैटिस्टिक्स डेवलप हुई, इसको यूज किया गया। यूजुअली कलेक्टेड एंड ब्रॉट आउट बाय लोकल गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें जो है, डेमोग्राफिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा, पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड डेटा, ये सारे कलेक्टेड एंड ब्रॉट आउट बाय लोकल गवर्नमेंट्स। जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए ये जरूरी होती है चीजें, आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड क्या डेटा है या डेमोग्राफिक सिचुएशन से रिलेटेड क्या डेटा है, कि आप कहाँ रहते हैं और कितनी पॉपुलेशन है, क्या क्या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं है, हालांकि इनडायरेक्टली ये सब चीजें आम आदमी को प्रभावित करती है, लेकिन जनरली कलेक्टेड एंड ब्रॉट आउट बाय लोकल गवर्नमेंट। ये चीजें हैं वो गवर्नमेंट है वो लेके आती हैं, गवर्नमेंट के काम की है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ज्यादा यूज करती है। और इसी चीज का प्रमाण मिलता है हमारे यहाँ पे भी, जब चाणक्य के टाइम पे स्टैटिस्टिक्स शुरू हुआ, वहां भी आंकड़े वो लिए जाते थे और उन आंकड़ों की मदद से डिसीजन मेकिंग होती थी। मुगल काल में भी ये सब चीजें हुआ करती थी। अगर आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत याद आ रहा हो आपको, मुगल काल में भी ये चीजें हुआ करती थी। जजिया, जकात, टैक्स लगते थे, वो इसी बेसिस पे लगते थे कि किसके पास कितनी जमीन है, किसका कितना प्रोडक्शन है, कितना उसने खेती की है, कितना माल उसमें उत्पादन हुआ है, अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगाया जाता था जो राजा लेता था। तो ये कहाँ से आता था, कैलकुलेशन कैसे होती थी, इसके लिए स्टैटिस्टिक्स काम में लेते थे। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ टूल
in hands of mankind to translate complex facts into simple and understandable statements of facts। जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टैटिस्टिक्स के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करके उनको सिस्टमेटिकली अरेंज करके उनको प्रेजेंट करके और एनालाइज करते हैं। तो डेटा को एनालाइज करके हम डिफरेंट टाइप के डिसीजन ले सकते हैं। यहां से क्या क्लियर हुआ कि स्टैटिस्टिक्स एक डिसीजन मेकिंग टूल है। डिसीजन लेना है हमको, हमेशा आगे के लिए डिसीजन लेना है। पास्ट के लिए हम कोई डिसीजन नहीं ले चुके होते हैं क्योंकि पास्ट हमारा जा चुका है। तो पास्ट के लिए कोई डिसीजन नहीं लेना है, प्रेजेंट आपके सामने है। तो डिसीजन हमेशा फ्यूचर के लिए लिया जाता है। तो पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर के लिए डिसीजन लिया जाता है, वो ही डिसीजन मेकिंग टूल है स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी पास्ट के डेटा अवेलेबल हैं तो उन डेटा को एनालाइज करके हम फ्यूचर के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो पास्ट के जो डेटा अवेलेबल हैं, जो फैक्ट्स थे, उनको डेटा की फॉर्म में, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हमने रखा और उसके बाद उनका एनालिसिस करके हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक है वो यही है कि जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास उसको हम, जो फैक्ट्स हैं उनको डेटा की फॉर्म में रखें और फिर उन डेटा को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग करें। देन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये दिखाया है आपका यहां पे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आप देखिए, statistics is tool in hands of mankind to translate complex facts into simple and understandable statements of facts। अब यहां से मैं आगे चलता हूं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहां पे लॉजिकल डेफिनेशन दी है स्टैटिस्टिक्स की कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंस, प्लूरल एंड सिंगुलर। दो तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछा जाता है इसमें कि आप स्टैटिस्टिक्स को कितनी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये दिखाया है प्लूरल एंड सिंगुलर, दो तरीके से आप यूज कर पाएंगे, प्लूरल एज वेल एज सिंगुलर। इन इट्स प्लूरल फॉर्म में क्या होगा, इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा collected in a systematic manner with some definite aim or object in view of, such as the number of persons suffering from malaria in different colonies of Delhi or number of unemployed girls in different states of India and so on। तो क्या हो गया, प्लूरल और सिंगुलर दो तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो प्लूरल फॉर्म में इट रेफर्स टू न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उनको हम सिस्टमेटिकली कलेक्ट करें विद सम डेफिनेट एम और ऑब्जेक्ट। कुछ आपका एम हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ ऑब्जेक्ट हो, आपका एक उद्देश्य हो कि डेटा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, ये उद्देश्य है आपका। तो ऐसे केस में उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उससे रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम, तो वहां हम कहेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को हम प्लूरली यूज कर रहे हैं, प्लूरल। देन सिंगुलर की अगर मैं बात करूं, देन स्टैटिस्टिक्स व्हेन यूज्ड इन ए सिंगुलर रेफर्स टू दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इंप्लाइज अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो एज सिंगुलर की मैं बात करूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। सिंगुलर की बात करूं तो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो अप्लाइड मैथमेटिक्स में काम आती है, या यूं कहें मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन को यूज करती है। कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन यूज करके फ्यूचर के बारे में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो एज सिंगुलर तो स्टैटिस्टिक्स क्या हो गया, एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ नॉलेज, सिंगल ब्रांच है
इसलिए ये सिंगुलर के तौर पे हम यूज कर रहे हैं, जबकि मल्टीपल डेटा कलेक्ट कर रहे हैं हम तो वहां पे प्लूरल के तौर पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज एन ओल्ड साइंस एंड इट हैज डेवलप्ड थ्रू एजेस। बहुत लंबे समय से हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से। This science has been defined in different ways by different authors and even same author has defined in different ways on different occasions. तो इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन बेसिकली हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। देन डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल फॉर्म और न्यूमेरिकल डेटा। अब ये है कि स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है प्लूरल फॉर्म में, किस तरीके से डिफाइन किया है वहां उस पर आता हूं मैं। स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से आपने प्लूरल फॉर्म में डिफाइन किया है, यहां देखिए। स्टैटिस्टिक्स को आप प्लूरल फॉर्म में अगर डिफाइन करते हैं तो किस तरीके से डिफाइन करना है वो देखिए आप। डेटा है, बहुत सारे डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो जब बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं दैट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखिए, आगे चलते हैं हम। Definition of statistics in plural form or numerical data. So different authors have given different definition of statistics. कई तरह तरह के लोगों ने तरह तरह की definitions दी हैं। Statistics are classified facts representing conditions of people in a state, especially those facts which can be stated in numbers. अब यहाँ देखिए, specially those facts which can be stated in number. जिन facts को नंबर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इन टेबल ऑफ नंबर्स और इन एनी टेबुलर और क्लासिफाइड अरेंजमेंट, यानी जिन फैक्ट्स को आप नंबर की फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या और कोई टेबुलर या क्लासिफाइड अरेंजमेंट कर सकते हैं उनका, तो उनको ये जो अरेंजमेंट है इसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो बेसिक जो है स्टैटिस्टिक्स का, सबसे बड़ी बात जो आती है स्टैटिस्टिक्स में, डेटा कलेक्ट करना। डेटा को आप कैसे कलेक्ट करते हैं, देन कैसे अरेंज करते हैं। डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, देन कैसे अरेंज करते हैं, ये स्टैटिस्टिक्स को समझने का बहुत बड़ा तरीका है कि आप किस तरीके से डेटा को अरेंज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप डेटा को समझ पाएंगे। सो फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब आप देखिए, स्टैटिस्टिक्स में हमने जब डेफिनेशन देखी तो वहां क्लियरली ये मेंशन किया कि डेटा को कलेक्ट करना है हमको, यानी जिन फैक्ट्स को डेटा की फॉर्म में आप अरेंज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उन्हीं फैक्ट्स को हम स्टैटिस्टिक्स में काम ले सकते हैं। यानी क्वांटिटेटिव फॉर्म है, इंफॉर्मेशन को क्वांटिटेटिव फॉर्म में दिखाया जाए तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में काम ले सकते हैं। क्वालिटेटिव टर्म्स में अगर किसी तरह की इंफॉर्मेशन दिखाई गई है तो हम उसको स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे से काम में नहीं ले पाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन है वो कुछ इस तरीके की है कि ये केवल डेटा को काम में लेता है, इंफॉर्मेशन को केवल डेटा की फॉर्म में ही, क्वांटिटेटिव फॉर्म में ही यूज करता है, क्वालिटेटिव फॉर्म में डेटा को यूज नहीं करता है स्टैटिस्टिक्स। तो कुछ एक लिमिटेशन है, उनमें सबसे पहला जो दिखाया, स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम। बहुत बड़ा इशू है ये कि अगर हमारे पास एक ही डेटम है, सिंगल डेटम, क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20, 50, 100 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मेरे पास एक ही स्टूडेंट की हाइट है, क्या उससे मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर सकता हूं?
सिंगल स्टूडेंट की हाइट है मेरे पास, उसका क्या करूं, तो 6 फीट है, अब उसका क्या करूं, इस 6 फीट हाइट से मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास 4-5 स्टूडेंट के 10 स्टूडेंट की हाइट के डेटा अवेलेबल हैं, तो वहां से मैं उनका मीन निकाल सकता हूं, एवरेज हाइट निकाल सकता हूं, हाइट का मीडियन निकाल सकता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, कई तरह की कैलकुलेशंस उस पर करके तरह तरह के डिसीजन ले सकता हूं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स में एटलीस्ट 2 डेटा होना जरूरी है, सिंगल डेटा पे काम नहीं करती स्टैटिस्टिक्स, ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विद इंडिविजुअल आइटम, स्टैटिस्टिक्स कभी भी इंडिविजुअल आइटम पे डील नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। Statistics from very nature of subject cannot and never be able to take into account individual cases. Never be able लिखा है, साफ साफ लिखा है, कभी भी सिंगल डेटा को स्टैटिस्टिक्स हैंडल नहीं कर पाएगा। स्टैटिस्टिक्स यूज करना है तो एटलीस्ट 2 डेटा मस्ट बी देयर, सिंगल डेटम इज not usable for statistics. Then next is statistics deal with quantitative data. बहुत बड़ी बात है ये कि statistics केवल quantitative data को ही काम लेता है, qualitative data को काम नहीं लेता है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा मेरे पास अवेलेबल है, 5 फीट, 6 फीट, 5.5, 4.5, 5.25, ये सब डेटा अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकता हूं। लेकिन डेटा नहीं है, सिर्फ क्वालिटी है कि कुछ स्टूडेंट लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, तो इससे मैं स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं कर सकता। तो स्टैटिस्टिक्स डील विद क्वांटिटेटिव डेटा ओनली। Then statistical laws are true only on averages. Statistical laws हैं वो एवरेज पे ट्रू होते हैं, यानी परफेक्टली 100% ट्रू नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कंडीशंस चेंज होती रहती है, कंडीशन जब चेंज होती है तो अकॉर्डिंगली डेटा चेंज हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स है वो ये मान के चलता है कि कंडीशन सेम है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स के डेटा 100% एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन ऑन एन एवरेज एक्यूरेट होते हैं, इतने बिलीवेबल होते हैं कि उनके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील द एंटायर स्टोरी। स्टैटिस्टिक्स पूरी बात नहीं कहता, हर चीज को, छोटी से छोटी बात को नहीं बताता है। किस क्लास में 10 स्टूडेंट की हाइट दी हुई है, इसके बेसिस पे मैंने एवरेज हाइट निकाल दी, तो अब ये एवरेज हाइट जो बता रही है, कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट की हाइट वही हो, कोई जरूरी नहीं है। तो स्टैटिस्टिक्स है वो ऑन एन एवरेज बताता है, 100% एक्यूरेट नहीं बताता। स्टैटिस्टिक्स डज नॉट रिवील एंटायर स्टोरी, पूरी स्टोरी नहीं बताता कि हर स्टूडेंट की हाइट कितनी है, वो स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएगा अगर हमने एवरेज निकाला है। या आपके 4 पेपर हैं तो उसमें ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए हैं, अगर आप वो बताते हैं कि मेरे 62% बनी है या 52% बनी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर पेपर में 52 मार्क्स आए, ऐसा नहीं है। तो एंटायर स्टोरी नहीं बताता, ये एक ऑन एन एवरेज बताता है, मोटा मोटा एक अंदाज बता देता है स्टैटिस्टिक्स। तो इसकी हेल्प से हम, उस अंदाज की मदद से हम आगे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देन स्टैटिस्टिक्स इज लायबल टू बी मिसयूज्ड। कहीं कहीं ऐसा होता है, स्टैटिस्टिक्स ओनली फर्निशेस अ टूल, द इम्परफेक्ट, which is dangerous in hands of those who do not know its use and deficiencies. कभी कभी स्टैटिस्टिक्स का मिसयूज कर लिया जाता है, या यूं कहें आप किसी को नॉलेज नहीं है, वो अगर स्टैटिस्टिक्स यूज कर रहा है तो इसके गलत रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं, तो ये भी इसकी एक कमी है। देन स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज्ड इन इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या क्या कैसे करते हैं हम इकोनॉमिक एनालिसिस, कि सबसे पहले डेटा का कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा इज मस्ट। अगर डेटा का हम कलेक्शन कर रहे हैं, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा,
डेटा का कलेक्शन करना है मुझे, तो मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है कि डेटा का कलेक्शन कैसे किया जाए। तो कौन से डेटा मुझे कलेक्ट करने हैं, कितने डेटा कलेक्ट करने हैं, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे, ऑब्जेक्ट पे, कि हम किस ऑब्जेक्ट को लेके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पर्पस है, उसके अकॉर्डिंग हम डेटा कलेक्शन करते हैं। देन डेटा को कलेक्ट करने के बाद टेबुलेशन किया जाता है, डेटा को टेबुलेट करते हैं, हम टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा का प्रेजेंटेशन करना होता है हमको, तो वो हम टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जनरली क्या होता है, टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किए गए डेटा हैं वो बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है वो आसानी से हो जाता है, इसलिए डेटा का टेबुलेशन किया जाता है। अदरवाइज डेटा को प्रेजेंट करने के कई तरीके हैं, लेकिन टेबुलेशन द बेस्ट वन। देन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या बताते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं जो एक ऑन एन एवरेज क्या हो रहा है वो बताते हैं। तो जो एक एक चीज है उसका एवरेज निकाल के बता देते हैं ये, इस एवरेज के थ्रू हम काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, ये बताते हैं हमको कि कोई भी डेटा है वो कितने डिस्पर्स्ड है, यानी एक स्टैंडर्ड वैल्यू कोई हो तो उसके कंपैरिजन में वो कितने छितराए हुए हैं, कितने दूर हैं, कितने बिखरे हुए हैं, ये डिस्पर्शन को दिखाता है। तो डिस्पर्शन हमें क्या बताता है कि डेटा है वो कितने स्कैटर्ड हैं, कितने छितराए हुए हैं, कितने बिखरे हुए हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकालते हैं, डिस्पर्शन का एक बेसिक मेजर है, दूसरे मेजर्स भी हैं लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो एक बेसिक मेजर है। देन टाइम सीरीज आता है, इसके थ्रू हम फ्यूचर को फोरकास्ट करते हैं कि पास्ट में जो कुछ हुआ था उसमें जो डेटा थे उनको एनालाइज करके हम ये पता लगाते हैं कि ऑन एन एवरेज आगे आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है। तो इससे हम बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर आपका गर्म कपड़े का कारोबार है तो आप सोच सकते हैं कि मई जून में अगर आप ऑर्डर देते हैं तो सितंबर अक्टूबर तक आपको डिलीवरी मिलेगी, नवंबर में जब कस्टमर आपके पास आएगा तो उसको माल तैयार मिलेगा। अगर नवंबर में कस्टमर आता है और उसके बाद आप उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ऑर्डर करते हैं, फिर आपको सप्लाई होगा माल, तब तक आपका सीजन चला जाएगा। इसलिए फ्यूचर फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, और फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए टाइम सीरीज एक बेहतरीन टूल है, जिसके थ्रू स्टैटिस्टिकल टूल है, जिसके थ्रू हम पास्ट डेटा का एनालिसिस करके और फ्यूचर के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान लगा लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। देन प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट थिंग प्रोबेबिलिटी है, ये भी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग का एक टूल है कि क्या चांस है कि आगे कोई इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा। तो अगर ये चांसेस पता लग जाए हमें तो हम बहुत कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि आगे ये सब होने के क्या चांस है। देन इंडेक्स नंबर, ये बताता है हमको, इंडेक्स नंबर क्या बताता है कि फ्यूचर में जो एक यूं कहें महंगाई की रेट है वो कितनी बढ़ रही है, अकॉर्डिंगली हमको आगे क्या करना है। तो वो इंडेक्स नंबर्स बताते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, उसके अकॉर्डिंग कितना पैसा दिया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए, ये सारा इंडेक्स नंबर्स में आता है। देन सैम्पलिंग एंड इट्स यूजेस, सैम्पलिंग करते हैं हम, सैंपल यूज करते हैं, तो उन सैंपल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जो एक टोटल पॉपुलेशन है उसके बारे में डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जस्ट सिंपल एग्जांपल के लिए मैं समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ सैम्पलिंग क्या है, कि जैसा हमारा कोई बीमार हो गए हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड का छोटा सा सैंपल लेता है, 10 mm ब्लड निकालेगा और उसको टेस्ट करके और वो ये एक मोटा मोटा अंदाज लगाएगा कि पूरी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। तो बॉडी में क्या प्रॉब्लम है ये पता करने के लिए पूरा ब्लड नहीं खींच लेगा वो शरीर का,
तो सैंपल लेगा वो, तो इस सैंपल के थ्रू स्टैटिस्टिकल एन्यूमरेशन के थ्रू हम आगे के बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। देन बिजनेस फोरकास्टिंग, जो हमने अभी डिस्कशन किया था टाइम सीरीज में। बिजनेस फोरकास्टिंग के और भी कई तरीके हैं, टाइम सीरीज है वो एक तरीका है इसका। इसके अलावा दूसरे रिग्रेशन एनालिसिस एंड अदर और तरीके हैं जहां से आप बिजनेस को प्रॉपर फोरकास्टिंग करके एक मोटा मोटा अंदाज लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये पूरा सैम्पलिंग का पार्ट है जिसमें आप सैंपल लेके उसकी सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं कि इस सैंपल में कितना, जो हम कुछ टेस्ट करने के लिए सैंपल लिया है तो एक पूरी पॉपुलेशन के रेफरेंस में वो कितना एप्लीकेबल है, वो यहाँ पे हम देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में। देन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आता है। क्वालिटी कंट्रोल जो होता है इसमें हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, अपर कंट्रोल लिमिट लोअर कंट्रोल लिमिट निकालते हैं, वहां से उसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कि जैसा मैन्युफैक्चरिंग अगर हमारी है तो कितना प्रोडक्शन है वो हमारा अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, कितना लोअर कंट्रोल लिमिट से बाहर जा रहा है, यानी हम लिमिट से बाहर कितना जा रहे हैं, वो वेरिएशन क्यों हो रहे हैं, उन वेरिएशंस के क्या कारण है, उनको कंट्रोल करके हम विद इन लिमिट काम कर सकते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है, मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। देन आगे जो दिखाया है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें हम, कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें कि डेटा अगर स्टैटिस्टिक्स में हमको डेटा यूज करने हैं तो कलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी डेटा को यूज कर पाएंगे। तो कलेक्ट कैसे करें डेटा, तो उसके लिए पहली बात आती है डेटा कितने तरीके के होते हैं। तो वो हमारे पास दो तरीके के डेटा हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा जो होते हैं वो हमारे जो पहली बार कलेक्ट किए जा रहे हैं उनको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फर्स्ट टाइम जिनको कलेक्ट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। So it is data collected by particular person or organization for his own use from primary source. प्राइमरी सोर्स से कोई पर्सन डेटा कलेक्ट कर रहा है, खुद के लिए कलेक्ट कर रहा है, वो खुद उसको यूज कर रहा है, तो वो प्राइमरी डेटा है। यानी यूं कहें कि जो पहली बार कलेक्ट किए जा रहे हैं डेटा, दोज आर कॉल्ड प्राइमरी डेटा। देन सेकेंडरी डेटा, इट इज डेटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर ओन यूज, बट इन्वेस्टिगेटर ऑल्सो गेट्स इट फॉर हिज यूज। तो अब आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, अब उन्हीं डेटा पे और एनालिसिस करके कोई फर्दर पर्सन नेक्स्ट स्टेज में उनसे और नए डेटा जनरेट कर रहा है, देन दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। जब नए डेटा जनरेट किए जाते हैं अवेलेबल डेटा से, तो उनको हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। जैसा पॉपुलेशन सेंसस है, जनगणना होती है, उसमें हर एक घर में जाके और डेटा कलेक्ट किया जाता है कि कितने लोग रहते हैं इस परिवार में, इस फैमिली में कितने लोग हैं। तो वो डेटा प्राइमरी डेटा है। अब उन्हीं डेटा पे हम फर्दर एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने कौन से धर्म के लोग हैं, कितने किस प्रोफेशन के लोग हैं, किस राज्य में कितने लोग हैं, पूरे कंट्री में कितने लोग हैं। ये सारा जो फर्दर एनालिसिस है, दोज आर कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। देन मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आता है डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि आप जब डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा पर्सनली एंड देयरफॉर इट गिव्स रिलायबल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। पर्सनली जब डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, यूं कहें स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा चाहिए हमको, क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट चाहिए, एक एक की हाइट मेजर कर रहे हैं आप, वो आपका डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। देन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता है। इन दिस मेथड थर्ड पर्सन इज कॉन्टेक्टेड हु इज एक्सपेक्टेड टू नो द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट पर्सन फॉर होम इंक्वायरी इज मीट। थर्ड पर्सन को कॉन्टेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में। ये जनरली हम यूज करते हैं जहां पे कोई मिसहैपनिंग हो या नेचुरल कैलेमिटीज हो, एक्सीडेंट्स हो, तो वहां पे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन काम में लिया जाता है। देन एस्टिमेट फ्रॉम लोकल सोर्स इन कॉरेस्पॉन्डेंस है।
लोकल सोर्सेज से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। हियर इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट एजेंट एंड कॉरेस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट डेटा। जैसा बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या करते हैं, घर घर अपने आदमी भेजते हैं, घर घर सर्वे कराते हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करते हैं। देन डेटा थ्रू क्वेश्चनेयर, जब आपका एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़े फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया में आपको काम करना है, तो आप फिजिकली नहीं कर सकते, ऐसे केस में क्या करते हैं, बाय पोस्ट हम ये काम करते हैं, डाक के थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनेयर छपा लेते हैं। 10-20 क्वेश्चंस जो हैं जिनके बारे में हमको जानकारी इकट्ठी करनी है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चनेयर छपवा लेते हैं, एक पेपर पे छपवा लिए क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन छपवा लिए, फिर उनको हम डाक के थ्रू भेज देते हैं। जहां भी भेजना है, जितने लोगों को भेजना है, हम डाक के थ्रू भेज देते हैं। और जब डाक के थ्रू भेजते हैं तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास पहुंचेगी, एक साथ बहुत सारे लोगों के पास पहुंचेगी, उनमें से कुछ जवाब देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ का इरिलेवेंट जवाब होगा, लेकिन फिर भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, डेटा मिल जाते हैं। कि मान लिया आपने 1 लाख लोगों को भेजा, उसमें से 50,000 को तो मिला ही नहीं, वो 50,000 को मिला, उसमें से 10,000 ने जवाब दिया, और उन 10,000 में से भी 1,000 ने रिलेवेंट जवाब दिया, बाकी दूसरों के जवाब कोई काम के नहीं थे। फिर भी 1,000 लोगों की तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई हमारे पास, तो उससे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चनियर मेथड है, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करना हो तो यूज किया जाता है। देन इन्वेस्टिगेशन थ्रू इन्यूमरेटर्स हैं। दिस मेथड जनरली एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट फॉर पॉपुलेशन सेंसस एटसेट्रा। इसमें इन्यूमरेटर्स यानी जो कलेक्ट करने वाले हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं, वो एक एक जगह जाके, एक एक घर में जाके, एक एक पर्सन से मिलके और डेटा कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। देन सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम रिसर्च पेपर, कई सारे रिसर्च पेपर है उनसे भी मिल सकती है इंफॉर्मेशन, पब्लिकेशन और ट्रेड एसोसिएशन से मिल सकती है, न्यूज़पेपर से मिल सकती है, यूजीसी या और कोई गवर्नमेंट एजेंसीज है उनके थ्रू मिल सकती है, ऑफिशियल पब्लिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट का, वहाँ से हमको मिल सकती है। तो वर्ल्ड बैंक, ILO, IMF, ऐसे इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे उनका पब्लिकेशन है, वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो पब्लिकेशन से इंफॉर्मेशन अगर हम ले रहे हैं तो वो आपका सेकेंडरी डेटा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, यानी पहले उनको कोई कलेक्ट कर चुका है, तो अब आप उनसे कुछ और निकाल रहे हैं, तो वो आपके लिए सेकेंडरी डेटा है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में क्या चलेगा, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एफिनिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। जो भी कॉमन डेटा है या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले डेटा हैं, उनको एक साथ अरेंज करना, एक मैनर में अरेंज करना, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। तो जैसा 10 से 20 साल तक की उम्र के कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 साल के कितने हैं, 30 से 40 के कितने हैं, ये हम एक क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से पता लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या है, या स्टूडेंट्स हैं उनका क्या रुझान है, पढ़ने के प्रति क्या रुझान है, किस एज तक इंसान पढ़ने के प्रति रुचि रखता है। ऐसे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा से। So classification is process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics। क्या है, common characteristics के थ्रू हम classify करते हैं डेटा को। Process of arranging data into sequences and groups according to their common characteristics। जो एक common characteristics है डेटा की, उनके थ्रू, और separating them into डिफरेंट बट रिलेटेड पार्ट्स सेक्रेट्स। तो क्या होता है कि डेटा को आप क्लासिफाई करें, अरेंज करें एक सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर बेसिस पे अरेंज करें, ग्रुप में अरेंज करें अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो गुड क्लासिफिकेशन के रिक्विजिट्स जो हैं, क्या जरूरी होता है
एक क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को अच्छा कहें हम कि अच्छा क्लासिफिकेशन है, उसके लिए क्या जरूरी होता है कि इट शुड बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव हो यानी इसमें ऐसा नहीं कि ये हो या इसके अलावा और कुछ हो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जॉस्टिव होना चाहिए ये। देन इट शुड बी अनएम्बिगुअस, किसी तरह की दो राय नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इट शुड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्लासिफिकेशन है वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए। देन स्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं वो सूटेबल होना चाहिए। अगर क्लासिफिकेशन सूटेबल नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, स्टैटिस्टिक्स हमको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। इट शुड बी होमोजीनियस एंड रिवीलिंग क्लासिफिकेशन, रिवीलिंग होना चाहिए जिसको हम पता लगा सकें, ऐसा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। देन इट शुड बी रिलायबल एंड एडिक्वेट, रिलायबल होना चाहिए हमारा क्लासिफिकेशन जो है वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए कि किसी भी तरह का डेटा में एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है? इट कंडेंसेस द डेटा इन इग्नोर अननेसेसरी डिटेल, डेटा को कंडेंस कर देगा और अननेसेसरी डिटेल को इग्नोर कर देगा। जो भी आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उससे उस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड डेटा ही होंगे, तो दूसरी अननेसेसरी डिटेल है वो हमें डील नहीं करनी पड़ेगी। इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ऑफ डेटा, जब क्लासिफाई करेंगे डेटा को तो कंपैरिजन भी हम कर सकते हैं डेटा का। एंड इट हेल्प्स इन स्टडीइंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, डेटा के बीच में रिलेशनशिप है वो स्टडी करना वो क्लासिफिकेशन से पॉसिबल हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा तरह के डेटा हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसा हम कोरिलेशन एनालिसिस में करते हैं। देन इट फैसिलिटेट्स फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स, फर्दर स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स हैं उसको हम यहाँ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के थ्रू। देन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या हैं, कितनी तरीके से क्लासिफाई करते हैं? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, स्पेशियल क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो डेटा का क्लासिफिकेशन अगर हमको करना है तो दो तरीके, जो 4-5 तरीके दिखाएं आपके, 4 तरीके दिखाएं। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है, जो डेटा दिए हुए हैं क्वांटिटी के हिसाब से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंस इन टाइम, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेम्पोरल और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एक सीक्वेंस में जब हम क्लासिफाई करते हैं कि साल 2000 से 2005 तक के डेटा, देन 2005 से 2010 तक के, 2010 से 2015 के, 2015 से 2020 के, ये टेम्पोरल क्लासिफिकेशन है। देन स्पेशियल क्लासिफिकेशन होता है और ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन और प्लेस, तो वहां पे स्पेशल क्लासिफिकेशन होता है। जैसा हम कहें कि नॉर्थ इंडिया में कितनी सेल थी, साउथ में कितनी सेल थी, ईस्ट में कितनी थी, वेस्ट में कितनी थी, सेंट्रल में कितनी थी, तो ये डेटा आपका डेटा का स्पेशल क्लासिफिकेशन है स्पेस के थ्रू, यानी ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। देन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन आता है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स लाइक सोशल स्टेटस एटसेट्रा इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। देन सिंपल क्लासिफिकेशन और टू फोल्ड क्लासिफिकेशन एंड मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन में दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसा पॉपुलेशन है तो इसको मेल और फीमेल दो तरीके से दिखा दिया। अब इसमें और क्लासिफिकेशन करना है कि मेल में कितने 50 ईयर्स बिलो हैं, कितने 50 ईयर्स अबव है, फीमेल में कितने 50 ईयर्स बिलो हैं, कितने 50 ईयर्स अबव है, वो इसमें नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ टू फोल्ड क्लासिफिकेशन है, सिंपल क्लासिफिकेशन। मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन में एक ही क्लासिफिकेशन के कई सारे फोल्ड होते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि मेल और फीमेल, मेल में भी कितने 50 ईयर्स अबव है, कितने 50 ईयर्स बिलो हैं, फीमेल में कितने 50 ईयर्स अबव है, कितने 50 ईयर्स बिलो हैं। फिर 50 ईयर्स अबव है उसमें कितने स्वस्थ हैं, कितने बीमार हैं, फीमेल में 50 ईयर्स अबव है कितने स्वस्थ है, कितने बीमार है। फिर 50 ईयर्स बिलो है उनमें कितने स्वस्थ है, कितने बीमार है। यहाँ फीमेल में 50 ईयर्स बिलो कितने स्वस्थ है, कितने बीमार है। अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग तरीके से अलग अलग बेसिस पे हम
क्लासिफिकेशन में इंटरनल क्लासिफिकेशन और कर सकते हैं, वहां पे ये मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। अब डेटा को प्रेजेंट करना है हमको, तो किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए, ये हमारा टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, 3 तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन जो होता है हमारा का डेटा का टेक्स्ट की फॉर्म में प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसा आपकी बुक है, ये टेक्स्ट बुक है, तो इसमें जो भी डेटा है वो सारे टेक्स्ट की फॉर्म में लिखे हुए, यानी सेंटेंसेस लिखे हुए। तो ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, बहुत ज्यादा काम लिया जाता है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज में अगर हम कहें, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है ये। तो दिस मेथड कंप्राइजेस प्रेजेंटिंग डेटा विद हेल्प ऑफ पैराग्राफ और नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। तो इसमें पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, कई सारे पैराग्राफ्स लिखे जाते हैं, यानी लैंग्वेज एंड सेंटेंसेस होते हैं। तो एक सिंपल डेटा को प्रेजेंट करने के लिए पूरा सेंटेंस लिखा जाता है एक लैंग्वेज में, तो ये इंफॉर्मेशन को बहुत लेंदी बना देता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इसलिए हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज्यादा काम में नहीं लेते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दिखाया है यहाँ पे। Merit of this mode of presentation lies in simplicity and even a layman can present and understand the data by this method. कोई भी समझ सकता है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो इन डेटा को कोई भी समझ सकता है। Observation with exact magnitude can be presented with help of textual presentation. तो कोई भी ऑब्जर्वेशन है उनको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो उसको टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन में। However, is not preferred by statisticians simply because it is dull, monotonous and comparison between different observations is not possible. अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन को स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, बहुत कम काम में लेते हैं। देन टेबुलर प्रेजेंटेशन है। It is scientific process used in setting out the collected data in an understandable form. तो डेटा को अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अरेंज करने के लिए हम टेबुलर प्रेजेंटेशन काम में लेते हैं कि एक टेबल बना देते हैं, टेबल में डेटा को नंबर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो बहुत आसानी से समझ आ जाते हैं। टेबल में आप कंपैरिजन कर सकते हो बहुत आसानी से डेटा का। टेबल के ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। देन टू क्लेरिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ये क्लेरिफाई करना है हमको, उसके लिए हम टेबुलेशन करते हैं। देन इकोनॉमिक स्पेस है, स्पेस कम लेता है, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं पूरा तो वो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, लैंग्वेज लिखनी है। जबकि टेबल में सेंटेंस नहीं लिखना है, लैंग्वेज नहीं लिखनी है, तो ये बहुत छोटी सी टेबल, बहुत छोटे से स्पेस में ही आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। टू डिपिक्ट ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ डेटा, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, टू हेल्प रेफरेंस फॉर फ्यूचर स्टडीज, इस सब में ये टेबुलर फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स में हम टेबल को ज्यादा काम में लेते हैं। देन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। अब टेबल के क्या पार्ट्स होते हैं? सबसे ऊपर टेबल नंबर लिखा जाता है। अगर बहुत सारी टेबल्स आप बना रहे हैं तो सबसे पहले टेबल नंबर लिखा जाता है, टेबल नंबर 1 2 3 4, ताकि क्लासिफिकेशन में आसानी रहे, आगे कहीं समझना हो तो आसानी रहे कि डेटा कलेक्ट करने में, डेटा रिवील करने में कि कौन सी टेबल में कौन से डेटा हैं, तो टेबल नंबर से तुरंत पता लग जाए, इसलिए हम टेबल नंबर लगाते हैं। देन टाइटल ऑफ टेबल है सबसे ऊपर, टेबल नंबर के नीचे हम लिखते हैं टाइटल ऑफ टेबल, किस से रिलेटेड है ये टेबल, कौन से डेटा इसमें दिखाए गए हैं, वो टाइटल ऑफ टेबल है। देन डेट, कौन सी डेट है, किस डेट को ये टेबल बनाई जा रही है या डेटा है वो किस डेट से रिलेटेड है, इसको हम डेट से रिप्रेजेंट करते हैं। देन स्टब, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टब क्या होता है कि जो भी आप डेटा दिखा रहे हैं टेबल में, तो वो रो और कॉलम्स के थ्रू दिखा रहे हैं। जैसा हम ये कहें, एक टेबल ड्रॉ करता हूं मैं,
ये टेबल है आपके सामने। यहाँ पे मुझे डेटा लिखने हैं, तो आप देखिए यहाँ जो कुछ भी मैं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा, इन सब की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये क्या बता रहे हैं मुझे, अगर मैं इधर लिखता हूँ डेटा, तो ये डेटा जो है वो क्या है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखूंगा, जैसा मैंने यहाँ बॉयज लिखा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बॉयज, नीचे लिखता हूँ गर्ल्स। तो ये गर्ल्स, इधर जो भी लिखूंगा डेटा वो गर्ल्स से रिलेटेड होंगे, यहाँ जो भी लिखूंगा वो बॉयज से रिलेटेड होंगे। तो ये जो बॉयज एंड गर्ल्स लिखा है मैंने, इनको मैं कहूँ क्या नाम दूंगा, स्टब, इनको बोलूंगा स्टब। अब देखिए स्टब, ईच रो ऑफ टेबल मस्ट हैव हेडिंग, द डिजिग्नेशन ऑफ रो और आर कॉल्ड स्टब और स्टब आइटम्स। तो स्टब क्या हुआ मेरा, जो भी रो के डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड स्टब। देन कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स। अब यहां पे आप देखिए, यहां अगर मैं कुछ लिखता हूं, यहां जैसे मैं लिख रहा हूं रूरल और यहां लिखता हूं अर्बन, तो अब ये रूरल है, ये मुझे इस कॉलम में दिखा रहा है। ये कॉलम के लिए मैं डेटा लिख रहा हूं, जैसा यहां पे मैंने लिखा 5, यहां लिखा 4, यहां 6 और यहां लिखा 8। तो अब 5 बॉयज हैं जो रूरल एरिया से, 4 बॉयज हैं वो अर्बन एरिया से हैं, 6 गर्ल्स हैं वो रूरल एरिया से हैं, 8 गर्ल्स हैं वो अर्बन एरिया से। तो इस टेबल में जो बॉयज एंड गर्ल्स दिखाया मैंने, ये हॉरिजेंटल प्रेजेंटेशन, इनको हम स्टब कहते हैं, जबकि रूरल और अर्बन दिखाया ये वर्टिकल प्रेजेंटेशन है, इनको हम क्या कहेंगे, कैप्शंस। और सबसे ऊपर जो होता है, सारे कैप्शन को मिला के जो है उसको हम बॉक्स हेड बोलते हैं, ये यहां दिखाया है बॉक्स हेड। तो अब टेबल में ये जो नंबर दिए हैं हमने, ये हमारी क्या है, बॉडी है। नंबर जो लिखे हैं 5, 4, 6, 8, ये बॉडी है, इन नंबर्स को हम बॉडी बोलते हैं। देन कैप्शंस और कॉलम हेडिंग्स, बॉडी ऑफ टेबल, जो नंबर्स लिखे हैं दीज आर कॉल्ड बॉडी। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स लिखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड ऑलवेज बी स्टेटेड अलोंग विद टाइटल इफ दिस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये जो टाइटल दिया है हमने सबसे ऊपर, यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी लिख देते हैं कि अगर ये लीटर्स में है कुछ, या मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, तो वो यहाँ डाल देते हैं। अगर वो सारे डेटा उसी यूनिट में है तो यहाँ डाल दिया जाएगा। देन सोर्स नोट, इसमें नीचे दिखाया जाते हैं कि डेटा जो है, बॉडी में जो डेटा लिखे हैं वो कहाँ से लाए हैं। देन फुट नोट, के डेटा से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहें तो उसको हम फुट नोट कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन टेक्सचुअल एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन जो होता है, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन बिटवीन रो एंड कॉलम। आप देख सकते हैं टेबल में हम सीधे सीधे प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, जबकि टेक्स्ट में ऐसा नहीं हो पाता। देन कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबुलेशन, एंड विदाउट टेबुलेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा इज नॉट पॉसिबल, एंड इट इज मस्ट फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है।
Then diagrammatic presentation of data. Representation of statistical data through chart, diagram and picture is another attractive and alternative method. जो सबसे अट्रैक्टिव मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है दैट इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. इसमें हम डायग्राम बनाते हैं, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, पाई चार्ट, 3 तरीके से यहाँ शो किया है आपका. तो लाइन डायग्राम में हम क्या करते हैं, डेटा लिख के और उनको हम लाइन के थ्रू मैच करते हैं, मिला देते हैं. जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ कोई एक डेटम लिखा, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है. अब मैं इनको मिला देता हूँ. ये मेरा लाइन चार्ट बन गया. लाइन चार्ट बन गया. इसमें मैंने क्या किया, लाइन डायग्राम चार्ट, इसमें जो भी डेटा थे उनको पॉइंट डॉट लगा के और फिर मैंने मिला दिया. तो ये लाइन चार्ट बना जैसा इसमें एग्जाम्पल में दिखा रखा है. देन बार डायग्राम है, ये एरिया डायग्राम है जिसमें हम एरिया दिखाते हैं. एरिया की फॉर्म में बार डायग्राम को दिखाते हैं. जैसा यहाँ हम देखें, ये आपका एरिया डायग्राम है. इसमें हमने एक पर्टिकुलर एरिया पे डेटा को स्प्रेड किया है, इसलिए इसको एरिया डायग्राम भी बोला जाता है. अब एरिया डायग्राम है, इसको भी हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं. जैसा सिंपल बार डायग्राम है जो हमने अभी ड्रॉ किया. मल्टीपल और ग्रुप्ड बार डायग्राम होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इसको इसी के अंदर कुछ और डेटा दिखा देते हैं. इसी के अंदर हम डेटा दिखाते हैं. जैसा आप ये कहें, यहाँ पे मैंने एक और ड्रॉ कर दिया. तो ये अलग अलग टाइम के डेटा हो गए मान लिया, या अलग अलग एरिया के डेटा हो गए. जैसा ये गेहूं है, ये चावल है, ये दाल है. तो गेहूं है वो, ये पर्टिकुलर कोई ईयर है 2005 में और ये 2008 में. तो 2005 में कितना हुआ था, 2008 में कितना हुआ. अब ये एक ही डायग्राम में हमने ये इंफॉर्मेशन दिखा दी. तो इस तरीके से इसके अंदर हम ग्रुप्ड बार डायग्राम या मल्टीपल बार डायग्राम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ दिखा सकते हैं. सब डिवाइडेड और कंपोनेंट बार डायग्राम है, एक ही चीज के अलग अलग कंपोनेंट्स को दिखाना हो तो वो हम सब डिवाइडेड डायग्राम में दिखाते हैं. देन परसेंटेज सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, उसमें एक ही चीज के अलग अलग परसेंटेज दिखाते हैं. देन पाई डायग्राम, एंगुलर डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसा इसमें दिखा रखा है, एक सर्कल की फॉर्म में होता है. तो जो भी डेटा दिए हैं, सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री होता है. तो जो भी डेटा दिए हैं उनका टोटल एंगल 360 पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, डेटा को स्प्रेड कर देते हैं. तो जो डेटा दिए हैं उनका टोटल लेते हैं हम और उस टोटल को 360 डिग्री के इक्वल मान लेते हैं. मान लिया ये जो क्वेश्चन दिया है, आपका एग्जांपल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड के, फोटोग्राफी, क्ले मॉडलिंग, किचन गार्डनिंग, डॉल मेकिंग, बुक बाइंडिंग, अलग अलग फील्ड के हैं. तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 90 हैं. तो आप देखिए ये 90 स्टूडेंट्स हैं, इनको हमें, ये जो 90 स्टूडेंट्स हैं, इन 90 स्टूडेंट्स को मुझे 360 डिग्री एंगल पे दिखाना है. तो एक स्टूडेंट के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 360 बाई 90 दैट इज इक्वल टू 4 डिग्री. तो एक स्टूडेंट के लिए मैं 4 डिग्री का एंगल बनाऊंगा. अब यहाँ पे ऐसे 6 स्टूडेंट हैं तो मैं यहाँ पे 24 डिग्री का एंगल बनाऊंगा. टोटल 120 आया है 30. ओके, टोटल 120 है इसमें. 6 and 30 36, 48, 12 36 38, 48,
ओके, सो 120 इट इज। तो 120 के लिए 360 का एंगल हो गया, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री के लिए कितना होगा। 120 के लिए हमारे पास 360 डिग्री का एंगल है। 120 के लिए 360 डिग्री का एंगल, तो 1 के लिए कितना हुआ 360 बाई 120 दैट इज 3 डिग्री। तो एक स्टूडेंट के लिए 3 डिग्री का एंगल हुआ। तो अब हम यहाँ देखें 6 स्टूडेंट हैं तो इनके लिए 18 डिग्री का एंगल होगा। 30 स्टूडेंट के लिए 90 डिग्री, 48 के लिए 144, 12 के लिए 36 एंड 24 के लिए 72 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब ये एंगल्स हम यहाँ दिखा सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो ये एक डायग्राम आपको दे दिया जाएगा बना के, और इसमें यहाँ पे डेटा लिख दिए जाएंगे, या तो एंगल लिख दिया जाएगा और टोटल लिख दी जाएगी, या डेटा लिख दिए जाएंगे, और वहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है, किसके लिए एंगल ज्यादा है, किसके लिए कम है, कितना डिफरेंस है। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का है वो यहाँ पे दिखता है हमको जब हम ये चार्ट बनाते हैं, पाई चार्ट, इसको पाई चार्ट बोलते हैं। देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम टेली बार्स एंड फ्रीक्वेंसी ये देखते हैं, टेली मार्क्स लगाते हैं। जैसा मुझे कोई डेटा अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग डेटा दिए हुए हैं मुझे, तो मैं उन डेटा को ग्रुप्स में अगर अरेंज करना चाहता हूं तो टेली मार्क्स के थ्रू कर सकता हूं। आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा 5, 10, 15, 5, 7, 9, 18, 26, 30 ये डेटा मैंने लिखे। अब मैं ग्रुप्स में अगर लिखूं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब देखिए 5 है, ये 0 to 10 के बीच में है तो एक लाइन लगा दी यहाँ पे सिंगल टेली मार्क। 10 अब ये इस ग्रुप में आएगा, इस ग्रुप में नहीं आएगा क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है, तो 10 के लिए एक यहाँ लगा दिया। फिर 15 10 to 20 के बीच में आएगा। देन 5 0 to 10 के बीच में, 7 0 to 10 के बीच में, 9 0 to 10 के बीच में, 18 10 to 20 के बीच में, 26 20 to 30 के बीच में, एंड 30 30 to 40 के बीच में। ये हमने टैली मार्क्स लगा दिए। अब यहाँ इनको नंबर्स में लिख दें तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 4311। क्लियर है? तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स लिखते हैं और उनके थ्रू फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं। सॉरी। अब डिस्क्रीट एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम, जैसा अभी हमने एक ग्रुप बना के दिखाया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इसको कंटिन्यूअस सीरीज भी बोलते हैं। और कंटिन्यूअस सीरीज दो तरीके की है हमारी, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव, जहां पे डेटा इस तरीके से हो कि दो ग्रुप के बीच में एक डिफरेंस हो, 10 to 19, 20 to 29 एंड 30 to 39, देन 40 to 49। तो यहाँ पे एक ग्रुप 9 पे खत्म हो गया, दूसरा 10 पे शुरू हो रहा है, तो इस तरह की सीरीज अगर है तो इसको हम इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये इंक्लूसिव सीरीज है। जबकि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, जहां पे एक ग्रुप जहां खत्म हो रहा दूसरा वहीं शुरू हो रहा है, तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में काम करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज अगर है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस है 9 और 10 का डिफरेंस है, 19 और 20 का डिफरेंस है, 29 30 का डिफरेंस है, 39 40 का डिफरेंस है, इस डिफरेंस का आधा करके और जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें जोड़ देंगे और छोटे वाले से लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हम एक ही जगह आ जाएंगे। यानी यहां मैं 9.5 पे आ जाऊंगा, यहां मैं 9.5 पे आ जाऊंगा, तो इस 10 से भी मैं 10 की जगह भी यहां पे अब 9.5 पे आ जाऊंगा, आधा पीछे सरक गया। इधर 19.5 पे आ जाऊंगा, आधा आगे सरक गया, तो यहां भी पीछे सरक के 19.5 पे आ गया,
और यहाँ 29.5 पे आ गया, तो ये मेरी एक्सक्लूसिव सीरीज बन जाएगी। इस तरीके से हम एक्सक्लूसिव सीरीज में काम करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में हम हमेशा एक्सक्लूसिव सीरीज में ही काम करेंगे, कभी भी इंक्लूसिव सीरीज में काम नहीं करेंगे। तो ये डिसकंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज हम देख चुके हैं। डिस्क्रीट डेटा होते हैं जहां पे ग्रुप नहीं होता है, सिर्फ आपको सिंगल डेटा दिया गया है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उनको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं। ओनली इंटीग्रल वैल्यूज एंड कैपेबल ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेता, जबकि कंटिन्यूस वेरिएबल है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेता है। अब देखिए, क्लास मार्क जो होता है वो क्या है? ट्रू अपर क्लास लिमिट प्लस ट्रू लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। क्लास लिमिट्स हैं, अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, इनका एवरेज करते हैं, वो क्लास मार्क आता है। यानी यूं कहें कि एक ग्रुप है हमारा 0 to 10, इसमें क्लास मार्क कितना होगा? 0 + 5/2 दैट इज 5। देन 10 to 20 में 10 + 20/2 30/2 15। 20 + 30 में 20 + 30/2 50/2 25। एंड 30 to 40 में 30 + 40 70/2 35। इस तरीके से हम क्लास मार्क निकालेंगे। यानी क्लास मार्क है वो उस पर्टिकुलर क्लास की मिड वैल्यू। देन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। क्लास की कितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसा हम कहें 0 to 10 में हमारी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 4 डिवाइड बाई 10, 4 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.4। ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई इस क्लास की, पर्टिकुलर क्लास की। अब टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास है, वो कितनी है? यहाँ पे मान लिया हमने 9 है, तो यहाँ पे मैं ये कहूँ कि 9/10 करूँ या 4/9, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें, तो क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। देन परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है कि टोटल फ्रीक्वेंसी में से उस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो रेशियो लेके इंटू 100 करें तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कि टोटल फ्रीक्वेंसी 10 है, उसमें से पर्टिकुलर किसी क्लास में 4 है फ्रीक्वेंसी, तो 10 में से 4 है तो 100 में से कितनी होगी? दैट विल बी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, उसमें हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव कर्व ये बनाते हैं। ओजाइव कर्व है, ये इंपॉर्टेंट होता है, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये कहाँ काम में आता है। तो ओजाइव कर्व है वो हमारा मीडियन निकालने के लिए काम में आता है। तो हिस्टोग्राम जो होते हैं हम बनाते हैं। हिस्टोग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं कि कोई भी, जैसा हम ये कहें यहाँ पे हिस्टोग्राम बना रहे हैं हम, कोई भी डेटा हमको दिए हुए हैं तो उनसे रिलेटेड हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि आप देखिए, ये हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब यहाँ से हमको ये पता लग जाएगा कि डेटा हैं उनका किस तरह का क्लासिफिकेशन, डेटा का क्लासिफिकेशन किस तरह का है, ये हमको अगर पता लगाना है तो हम हिस्टोग्राम के थ्रू लगा सकते हैं। यहाँ से हम मोड भी निकाल सकते हैं। किस मोड होता है? वो फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा जहाँ कंसंट्रेशन है उस ग्रुप को हम मॉडल ग्रुप कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप में है, तो यहाँ से मैं इसके इन दोनों कोनों को अगर मिलाता हूँ तो ये मेरा मोड आएगा, यहाँ पे मॉडल वैल्यू मिलेगी मुझे।
तो इस तरीके से ग्राफिकली मैं मोड को दिखा सकता हूं, हिस्टोग्राम की हेल्प से ग्राफिकली हम मोड को दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे जैसा दिखाया है, तो ये आपने क्लास बाउंड्रीज लगा के और इनकी मिड वैल्यूज को मिलाया और ये पूरा आपका डायग्राम तैयार किया। तो इसमें आप यहाँ इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के यहाँ पे इन दोनों को मिलाया, इधर से इन दोनों को मिलाया, तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो मोड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो आएगा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, कि आपकी क्लास इंटरवल वो कितनी है और क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को शो करता है। जैसा हम कहें, यहाँ पे मैं दिखाऊं 10 to 20 ग्रुप, 10 to 20 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, 20 to 30 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 8 है, 30 to 40 ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 12 है एंड 40 to 50 की 9। ये अगर मैं मान लेता हूं तो आप देखिए यहाँ पे डेंसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी कि ये 10 यूनिट जो है 10 to 20 तक का 10 यूनिट का गैप है, इसमें ये 5 है फ्रीक्वेंसी जो स्प्रेड है, तो डेंसिटी हो गई 5/10, 0.5, यानी पर यूनिट स्प्रेड आपकी 0.5 फ्रीक्वेंसी फैली हुई है। तो पूरे 10 यूनिट्स में 5 फ्रीक्वेंसीज आपके यहाँ पे एक्मोडेट हो रखी है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसका रिवीजन हमने आज किया। आई होप आपको समझ आया होगा और कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी दूर हो गई होगी इसमें। फिर भी अगर आपको और कोई प्रॉब्लम है तो लाइव क्लासेस में आप कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कशन कर सकते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। और आगे भी हम इसी तरीके से हर चैप्टर खत्म होने के बाद में रिवीजन क्लास करते रहेंगे। सो ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आगे हम रिवीजन क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर जब होगा तो आगे फिर हम रिवीजन क्लास करेंगे पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू।